वेलकम बैक गाइस। और अब हम करने लगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स क्लास 10th यूनिट 14। यप ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो ऑलरेडी लिख चुका हूँ। वन बाय वन हम इसको करते रहेंगे, पुट करते रहेंगे, जहां मैं थोड़ा बहुत इसको समझाता भी रहूंगा। लेकिन अगेन मैं यही रिपीट करूंगा कि बेस्ट यही है कि आपको इस सब के कॉन्सेप्ट पता हो तो ही ये अच्छे में समझ आएंगे। इसमें कुछ बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये ज्यादा इतनी खिचड़ी नहीं है। वो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ बार बार लिख दिए कि हर न्यूमेरिकल में कौन कौन सा लग रहा है, वरना फॉर्मूले 4-5 ही इतने ज्यादा नहीं है। क्लियर? तो इससे डर मत जाना कि ये क्या खिचड़ी बन गई है। तो वन बाय वन जब हम करेंगे तो सब समझ भी आ जाएगी। क्लियर? ओके। तो मैं अगेन रिकमेंड यही करूंगा कि आप इसके कॉन्सेप्ट पहले जो है क्लियर कर लो। तो हम पहला न्यूमेरिकल पढ़ते टाइम जाए के बगैर, जिसमें वो कह रहा है कि हमारे पास 12 वोल्ट इज अप्लाइड ऑन अ कॉपर कंडक्टर, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू इट, हाउ मच करंट। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि हमारे पास एक कंडक्टर है स्टूडेंट, जिसके अंदर से 12 वोल्ट का क्या जा रहा है, वोल्टेजेस जा रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कंडक्टर में से फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं। तो फर्स्ट कर लो, ये मेरे पास वो कंडक्टर था जिसके अंदर से हमारे पास हमने इसको एक वोल्टेज सोर्स लगाई इस कंडक्टर के साथ यहाँ पे। ठीक है, और वो जो वोल्टेज सोर्स है स्टूडेंट वो कितनी लगाई मैंने, वो इसके साथ मैंने लगाई है 12 वोल्ट। क्लियर? ओके। अब वो ये कह रहा है कि इस कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है जो चार्जेस को अपोज कर रहे होते हैं, जो चार्जेस को रोक रहे होते हैं, रुकावट होते हैं कंडक्टर के अंदर। मींस जब भी यहां से अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से मूव हो रहा है तो वो कुछ यहाँ एटम्स होंगे, उनके साथ इस कंडक्टर के अंदर टकराता हुआ जाएगा। तो जो अंदर एटम्स पड़े जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोक रहे हैं, ठीक है, वो ही हमारे पास हर कंडक्टर के अंदर हमारे पास क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है जो फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या करता है, रोक रहा होता है। यहाँ जो फ्लो ऑफ चार्जेस को जो रोकने वाली जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट है, वो हम ओम्स में नापते हैं। वो हमारे पास है 6 किलो ओम। स्टूडेंट हमें पता है किलो यहाँ प्रीफिक्स है, और किलो स्टूडेंट किसके बराबर होता है हमारे पास, 10⁻³ वेरी गुड। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ओम्स हमारे पास उसके अंदर क्या है, रुकावट है। इसको हम नापते हैं ओम्स में। ठीक है, ओके। आगे वो क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है फाइंड द करंट पासिंग थ्रू इट। तो उसको ये चाहिए कि अगर इतना यहाँ पे हमारे पास रुकावट हो, इतनी बैटरी के साथ हमने लगाया हो, तो यहाँ जो चार्जेस जा रहे हैं, फर्स्ट करो जो इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है, ठीक है, अगर जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है तो कितना करंट यहाँ से जो होगा हमारे पास, फ्लो ऑफ चार्जेस कितने जाएंगे, पहली बात वो ये कर रहा है। तो हम इसके लिए सिंपल हमारे पास जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये देखो जो ओम क्लास से हमने फाइंड आउट किया था, इसको हमें पता है V इक्वल होता है IR K। क्लियर? तो अब यहाँ पे मैंने क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो मैं इसको रीअरेंज कर दूंगा, तो मींस I यहीं पे रहा स्टूडेंट, और हम क्या कर लेंगे यहाँ पे लाइक V के नीचे जो है R क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट V भी गिवन है, कितना V गिवन है स्टूडेंट, देखो 12 गिवन है, और रेजिस्टेंस भी गिवन है, बिल्कुल गिवन है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इज इट क्लियर? ओके। 6 1 टाइम 6 2 टाइम 12 हो जाएगा हमारे पास। तो I जो करंट आ रहा है स्टूडेंट मेरे पास, वो कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 10⁻³ स्टूडेंट ये जो 10⁻³ अगर ऊपर मैं ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इज इट क्लियर? डन? समझ आ रही है? और 10⁻³ जो होता है वो मिली के बराबर होता है, मिली जो प्रीफिक्स होता है। तो मैं ये भी कह सकता हूं जो करंट I है वो 2 मिली, और करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है, तो वो लाजमी लगाना है इसके साथ। तो करंट यहाँ पे जो मेरे पास जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा होगा वो 2 मिली एम्पेयर का हो रहा होगा। इज इट क्लियर? वेरी इजी, वेरी सिंपल। दूसरी वो यहाँ पे एक और बात भी उसने छेड़ दी, इसको सुकून नहीं मिला कि अगर क्या हो जाए, हाउ मच चार्जेस पासिंग थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 आवर। अब वो ये पूछ रहा है कि कितने, अगर मैं 1 घंटा ही इसको कंडक्टर को इसी तरह मैं इसके साथ लगाई ही रखूं तो मेरे पास कितने टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो होंगे यहां से जा रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल हमें पता है जो करंट जो होता है हमारे पास स्टूडेंट किसके बराबर होता है, करंट बराबर होता है स्टूडेंट चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम। इस क्लियर? आपको टाइम का पूछा कि 1 घंटे में कितने चार्जेस जाएंगे, तो ये T डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई बाय T हो जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। क्लियर? I की वैल्यू अभी हमने निकाली, जो एम्पेयर करंट कितना था हमारे पास, वो करंट कितना वहां से जा रहा था, वो 2 मिली एम्पेयर करंट जा रहा था। वो ये पूछ रहा है कि 1 घंटे में वहां पे, यस 1 घंटे में हमारे पास कितने वो वहां पे चार्जेस गुजरेंगे अगर 1 घंटे से जा रहा हूं। तो स्टूडेंट 1 घंटे में हमारे पास, हमें पता है इसे यूनिट में चेंज करना है, उसे सेकंड में हम उसको चेंज कर देंगे। तो हमें पता है 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3 6 0 0 हमारे पास क्या होते हैं, सेकंड होते हैं, और मेरे पास चार्ज आ जाएगा। एक चीज यहाँ पे स्टूडेंट
स्टूडेंट 2 मिली एम्पेयर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ भी लिखना है। क्लियर? ओके स्टूडेंट, यहाँ पे इसको अगर मैं प्रीफिक्स में साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूं तो लाइक पॉइंट यहाँ पर डाला तो 1 2 3, मैं इसको यहाँ 1 डेसिमल यहाँ तक ले आता हूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, क्या हो जाएगा स्टूडेंट +3 हो जाएगा। जब भी हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो पावर किस में रहती है? पॉजिटिव में, और जब लेफ्ट से राइट को पॉइंट को लेके जा रहे थे तो पावर किस में हो जाता है? हमारे पास नेगेटिव में हो जाता है। अब ये दोनों बेस सेम है स्टूडेंट, +3 -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 रह जाएगा, और किसी चीज की भी पावर जब 0 होती है 10 पावर 0 वो 1 के बराबर हो जाता है, तो ये दोनों कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। पीछे क्या रह गया? 3.6 और 2, इन दोनों को हमने क्या कर देना स्टूडेंट? मल्टीप्लाई करवा देना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.2। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और हम चार्ज को स्टूडेंट किस में लेते हैं? कूलम्स में लेते हैं, तो 7.2 कूलम चार्ज मेरे पास 1 घंटे में वहां से इतना चार्ज क्या होगा? गुजरेगा। करंट जो गुजर रहा था हमारे पास उस टाइम कितना गुजरा था? 2 एम्पेयर, और अगर मैं उसी करंट का मुझे पता चल गया कि वो 2 एम्पेयर यहाँ से बार बार गुजरी जा रहा है तो 1 घंटे में कितना होगा? तो 2 को सिंपली हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, जितने टाइम से हमने उसको गुजारना है तो इतने नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास क्या हो रहे हैं? वहां पे गुजर रहे होंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसको लिख लीजिए। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2, जिसमें वो ये कह रहा है ड्यूरिंग लाइटनिंग 15000 एम्पेयर करंट इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन 40 कूलम चार्ज पासेस थ्रू अ ट्री ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्लाउड्स एंड ग्राउंड ऑफ 1000 वोल्ट। ओके, तो हमारे पास क्या हुआ? बिजली गरजी स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास, और उसकी वजह से, गरजने की वजह से हमारे पास क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। मींस ग्राउंड पे हमें पता है जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा 2 पॉइंट्स पे होता है, वो मूव कहां से होता है? हाई टुवर्ड्स लो की तरफ होता है। तो ऊपर क्योंकि लाइटनिंग की वजह से हमारे पास क्या हुआ? एक करंट हमारे पास, आपने देखा होगा जब बिजली गरजती है तो करंट दिख रहा होता है, वो करंट ही होता है ना, और क्या होता है? ठीक है, तो वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, क्योंकि ग्राउंड पे कोई पोटेंशियल नहीं था, 0 वोल्टेजेस थे, और वहां जो क्रिएट हुआ वो 1000 वोल्ट क्या हो गया? क्रिएट हो गया। तो हमेशा जो वोल्टेजेस होते हैं वो कहां से? हाई से कहां जाते? मूव टुवर्ड्स लो की तरफ। तो ये बिजली हमारे पास गरजी है, और ये कहां आ गया? हाई से किसकी तरफ जा रहा है? मूविंग टुवर्ड्स किसकी तरफ जा रहा है? लो की तरफ जा रहा है। तो 1000 वोल्ट ऊपर बने, ठीक है, और उसके अंदर जो करंट था, ठीक है, एम्पेयर, वो हमारे पास कितना यहाँ पे बना? वो हमारे पास 15,000 हमारे पास उसके अंदर एम्पेयर का क्या हुआ? करंट जनरेट हुआ। क्लियर? और उसके अंदर जो चार्जेस थे, अगर मैं चार्जेस की बात करूं, जब ये सब कुछ हुआ तो हमारे पास 40 कूलम का क्या बना? चार्ज वहां पे जनरेट हुआ। इज इट क्लियर? ओके, अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द लाइटनिंग बोल्ट, तो कितना टाइम जो था लाइट की जो थी ड्यूरेशन रही होगी। तो सिंपल ये हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट, इसमें वही Q इज इक्वल टू IT, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा के हम इजीली क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे टाइम को। डन। देखो लाइक हमें पता है ना करंट किसके बराबर है स्टूडेंट? चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम। उसको क्या चाहिए? उसको टाइम चाहिए कितनी देर तक वो लाइट जलता रहा, ठीक है। तो ये उधर जाके डिवाइड हो रहा हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और I यहाँ जब T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला कुछ इस तरह करके बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हम T इस तरह निकाल लेते हैं। स्टूडेंट चार्जेस हमें गिवन है, बिल्कुल गिवन है। कितना कूलम चार्ज गिवन है स्टूडेंट? 40। करंट भी दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ कितना? 15, हमारे पास 15,000 एम्पेयर करंट भी गिवन है। ओके, अब सिंपल क्या कर देना, इनको आपस में डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास टाइम आ जाएगा। लाइक हमारे पास ये इससे कटा, ठीक है, और 40 को हम डिवाइड करवा देंगे किसके साथ? 1500 के साथ डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा ऑलमोस्ट टी टाइम जो आ जाएगा मेरे पास 0.00266, ठीक है। तो इसको अगेन अगर हम साइंटिफिक, ये भी ठीक है, इतना सेकंड टाइम तक जो था वो चला, लेकिन अगर इसको मजीद अपने लिए आसानी में लिखें तो स्टूडेंट हमें पता है पॉइंट्स यहां से उस साइड जा रहा है, तो 1 2 3 यहां 1 डेसिमल तक ले आए हम, और कहां से गए? लेफ्ट से राइट गए, तो 10 की पावर क्या रहेगी हमारे पास? नेगेटिव हो जाएगी। वेरी गुड, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा, और आगे भी 6 है, इसके आगे भी 6 था, तो 6 7 भी कर सकते हो। क्लियर? और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 की पावर
3 सेकंड। तो इतना टाइम जो था वो बिजली जो थी गरजी होगी। इज इट क्लियर? डन। ओके, नेक्स्ट वो हमारे साथ हमारे से और क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है हाँ कि कितनी पावर जनरेट हुई होगी। पावर का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में कोई चीज कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है स्टूडेंट, उसको हम सिंपल क्या कहते थे, पावर कह देते हैं। तो पावर का हमारे पास सिंपल यहाँ पे 3 तरह के पावर के फार्मूले, कुछ पावर लॉस के लिए यूज हो रहे थे, लेकिन अभी वाला जो मैंने ऑलरेडी ये निकाल के आपको दिखाए थे, अभी हम सिंपल क्या करते हैं, पावर का यहाँ फार्मूला लगाते हैं। और अभी से मैं इतना बताया मैंने कि पावर क्या होता है कि 1 सेकंड में एक चीज कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है। तो सिंपल है, वोल्टेजेस गिवन है, बिल्कुल गिवन है। कितने वोल्टेजेस वहां जनरेट हुए थे, 1000, तो 1000 और करंट हमारे पास कितना है 15000। इन दोनों को आपस में क्या करवा देंगे, हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो स्टूडेंट अगर इसको मैं मैन्युअली करूं तो अभी पॉइंट यहां पड़ा हुआ 1 2 3 1 डेसिमल तक पे लेके आया तो 10⁻³ क्योंकि राइट से लेफ्ट गया मैं। और अगेन यहां पे फिर इसके साथ दोबारा इसको भी करा देता हूं मैं 1 2 3 इनके 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डन। ये भी सेम बेस सेम है और 15 1 टाइम 15 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। पावर का यूनिट स्टूडेंट होता है वॉट, हम वॉट में इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये वॉट इसके साथ आ जाएगा। और अगर इसको मैं प्रीफिक्स में लिखूं तो 10⁻6 जो होता है वो मेगा के बराबर होता है। तो नेक्स्ट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि पावर बराबर है 15 मेगा वाट। तो इतनी हमारे पास क्या हुई होगी उस टाइम, पावर जनरेट हुई होगी जब बिजली ऊपर से नीचे इसके यहाँ पे गिरी, ठीक है, दरख्त के ऊपर। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, इसको लिख लो। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। ओके गाइस, अब हम देखते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 3, जिसमें वो ये कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ कॉपर वायर। तो हमें पता होना चाहिए डायमीटर स्टूडेंट किसे कहते हैं। ये अगर एक सर्कल है हमारे पास स्टूडेंट और ये हाफ इसका रेडियस होता है और फुल 2 रेडियस मिलकर क्या बन जाते हैं, डायमीटर मिल जाते हैं। तो ये कॉपर वायर अगर ऐसे, तो इसका बीच वाला हिस्सा क्या स्टूडेंट, डायमीटर है। ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से जो नीचे वाली लाइन जा रही है वो डायमीटर हो गया हमारे पास। ओके, तो वो उसकी कितने हमारे पास है 7.360 मिलीमीटर। स्टूडेंट पहले हम इस मिली को चेंज कर देंगे यहाँ पे। हमें पता है मिली की जो यहाँ वैल्यूज होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट, वो होती है हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा और 7 मीटर आ जाएगा। इज इट क्लियर? मींस हमने प्रीफिक्स को चेंज कर दिया। ओके, साइंटिफिक में आगे वो क्या बोल रहा है हमें कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ 5 किलोमीटर लेंथ ऑफ अ सच वायर। यानी कि हमारे पास एक वायर है और उसकी लेंथ स्टूडेंट कितनी है मेरे पास, ये मैं ले लेता हूँ, ये वो वायर थी और इसकी हम लेंथ यहाँ पे ले लेते हैं। कितनी लेंथ ले लेते हैं, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो अगेन किलोमीटर को ऐसा यूनिट नहीं है, उसको हम चेंज करेंगे यहाँ पे। तो किलोमीटर को जब मैं मीटर में चेंज करूंगा तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 1000 के साथ। और मेरे पास ये टोटल कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये मेरे पास आ जाएगा 5000 हमारे पास मीटर आ जाएगा। इज इट क्लियर? मीटर में भी चेंज करा दे, वेरी गुड। अच्छा, आगे क्या कह रहा है हमारे पास, आगे कह रहा है वो कि जिसको यूज किया जा रहा है पावर ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, पावर को आगे भेजने के लिए इस वायर को हम यूज कर रहे थे। और इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास ये होती है कि जिसमें हमने एक तो शुरू में उसने ये बोला कि हमने फाइंड करना है रेजिस्टेंस आर, रुकावट इस वायर में कितनी होगी अगर ये 5 किलोमीटर की लेंथ की है। और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है वो हर वायर की अपनी एक स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो उसके अंदर होती है, ठीक है। तो उसको हम रो से लिखते हैं और वो उन्होंने ऑलरेडी हमें गिवन दे दी और ये पेपर में आपको वो देंगे कि जो कॉपर वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो इतनी होती है, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर हम कोई एल्यूमिनियम में देखेंगे तो कोई और होगी, लेकिन ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। लेकिन ये जो रुकावट की वैल्यू क्योंकि लेंथ की फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है, हमारे पास कितनी वायर की लेंथ है, कितना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, टेंपरेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। तो दैट्स व्हाई ये जो होता है ये चेंज होता रहता है, ये डिपेंड कर रहा होता है ना इन सारी चीजों पे। लेकिन ये जो होता है ये हर वायर के अंदर जो अपनी एक रुकावट की वैल्यू है वो क्या रहती है, वो सेम रहती है, जिसको हम रोज से लिखते हैं। स्टूडेंट हमने ये फार्मूला भी ड्राइव किया था, मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था। हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं इसको, ठीक है, थर्ड वाले को, और हम सिंपली इसको क्या करते हैं, फिर कैलकुलेटर से मैं इसको हल करता रहता हूँ साथ साथ। क्लियर? तो हमें पता है कि आर हमारे पास किसके बराबर आ गया, रो, और ऊपर हमारे पास क्या स्टूडेंट, ये L है हमारे पास, लेंथ है ये, ठीक है। तो L लेंथ डिवाइडेड बाय A, ठीक है। ये R हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। अभी जो एरिया का जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेकिन जो वायर है वो एक सर्कुलर वायर हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो सर्कल का हमारे पास एरिया होता है वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि मैंने आगे लिखा भी हुआ है। तो मैं इसको अब यहाँ पे इस तरह कर लिखता हूँ कि R इक्वल हो जाएगा रो की वैल्यू गिवन है हमें, ठीक है, मैं N में फिर डाल देता हूँ, और लेंथ भी गिवन है और A की जगह क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर।
स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज पुट करने का टाइम आ चुका है, तो r इक्वल हो जाएगा रो स्टूडेंट्स रो की वैल्यू हमारे पास है 1.720 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -8 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है लेंथ ऑफ वायर कितनी स्टूडेंट 5000। ठीक है, तो इस 5000 को भी हम यहाँ पे क्या करा देते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ स्टूडेंट। देखो, और इस 5 को अगर मैं स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर गौर से देखो आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी डाल सकते हो। लाइक इस 5000 है ना स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर 5000 है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट पड़ा होता है 1 2 3, तो अगर इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ तो 10 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगी +3, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि वो 5000 के इक्वल है। ओके, डिवाइड कर देंगे पाई, पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है स्टूडेंट 3.14, या कैलकुलेटर में डायरेक्ट पाई भी डाल दो। उसके बाद हमारे पास r है, लेकिन याद रखना इस r के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें जो r यहाँ पे है वो कहां से निकालेंगे, इस वायर का जो रेडियस स्टूडेंट हमें डायमीटर पूरा होता है, रेडियस हाफ होता है, तो इसी डायमीटर को हमने क्या कर देना है 2 पे डिवाइड कर देना है इस चीज को। तो अगर इसको मैं यहाँ पे 2 पे डिवाइड करूंगा इसको, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, और मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट वो कितनी आ जाएगी 7.360 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा, इसको डिवाइड करने से इस हिस्से को हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आ रहा है स्टूडेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.68 और साथ मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 और साथ ये MB आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3.68 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। स्टूडेंट अब सिंपली कैलकुलेशन करनी है, ये 10 और ये 10 बेस सेम है, बेस सेम होती पावर ऐड हो जाएगी, तो -8 है और ये यहाँ पे क्या है 3 है, तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे -8 में से 3, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इन दो को जब सॉल्व किया हमने और इन दो को हम अलग से सॉल्व कर लेते, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 1.720 मल्टीप्लाई करवा दूंगा 5 के साथ, तो इन दो को मल्टीप्लाई करवाने से स्टूडेंट जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8.6 और इन दो को हल करने से आ जाएगी 10 रेज़ टू पावर -5। इज इट क्लियर? ओके, सिंपल। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, नीचे वाले को देख लेते हैं, यहाँ स्क्वायर है, पहले हम स्क्वायर को खोल लेते हैं, तो 3.68 का मैं यहाँ पे स्क्वायर ले लेता हूँ, 3.68 का हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। स्टूडेंट ये मेरे पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेने के बाद 13.5424 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस पे भी स्क्वायर है 10 रेज़ के पावर -3 पे, तो 3 2 टाइम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -6 हो जाएगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3.14 के साथ। स्टूडेंट इसको यहाँ तक लिख लो, मैं यहाँ से थोड़ा सा ठीक है इसको इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, अच्छा स्टूडेंट अब ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दीजिए फिलहाल, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और हमारे पास इक्वल आ गया 8.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 और इसको हम डिवाइड करवा रहे हैं। अब 3.14 को अंदर इसके साथ क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 3.14 के साथ, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही वो आ रही है 41.98144। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है 10 रेज़ टू पावर -6। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, हम यहाँ से पॉइंट को एक डिजिट यहाँ ले आते हैं, तो जब मैं इसको यहाँ पे एक डिजिट ले आऊंगा तो 86 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 और ये एक डिजिट मैं यहाँ पे ले आऊंगा, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा। क्लियर? और ये आगे वाले बेशक लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, पर 3 लिख लो, दैट्स इनफ। ओके, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर, क्योंकि हम कहां से किस तरफ आए स्टूडेंट, राइट से लेफ्ट की तरफ गए, तो जो पॉजिटिव पावर रहेगी वो हमारे पास किस में रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी, और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6, दोनों बेस सेम हो गए। -6 में से जब 1 जाएगा स्टूडेंट तो क्या रह जाएगा हमारे पास -5 रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करके नेक्स्ट स्टेप में या इधर ही आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। ओके, अब ये दोनों सेम हो गए हमारे पास, -5 अगेन ये चीज जब ऊपर जाएगी अगले स्टेप में जगह कम है मेरे पास, तो जब ये ऊपर जाएगी तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी पावर यहाँ ऐड हो जाती है, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 में से 5 जाएगा 0, और किसी चीज की पावर जब 0 होती है तो 1 के बराबर हो जाता है। तो इस सब को सॉल्व करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और जब 8.6 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8.6 ही रह जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम इसको आपस में क्या करा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो 8.6 को मैं डिवाइड करवा देता हूँ 4.198 के साथ, तो स्टूडेंट हमारा फुल एंड फाइनल जो इस वक्त आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.048
ठीक है, और रेजिस्टेंस हम किस में लेते हैं, ओहम्स में लेते हैं। तो यहाँ पे मैं साथ क्या लगा दूंगा, इसके ओहम्स लगा दूंगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछे। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। ओके स्टूडेंट, मूविंग टुवर्ड्स 4 न्यूमेरिकल। 4 न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, जिन लोगों ने अभी तक ये सारे टॉपिक्स नहीं किए, किस तरह हमने चीजें ड्राइव की, तो पहले जाओ और इसको पहले समझो, नहीं तो ये अभी समझ रहे हो यहाँ पे कल ही भूल जाएंगे और ना ही आपको समझ आएगी। तो फर्स्ट जाओ, ये सब देखो ये कैसे ड्राइव है, फिर यहाँ पे आओ, फिर यहाँ छलांग लगाओ और न्यूमेरिकल समझो। डायरेक्ट छलांग मत लगाओ यहाँ पे आके, ठीक है। ओके, अब मैं बता रहा हूँ आपको 4 न्यूमेरिकल, जिसमें वो ये कह रहा है कि 2 रजिस्टर्स है हमारे पास, ये R1 हो गया और R2 हो गया हमारे पास, और उनकी इन्होंने वैल्यू भी दी हुई है, और वो ये कह रहा है कि उनको कनेक्टेड हुआ हुआ इन सीरीज में। ओके, सीरीज में एक के बाद एक को, ठीक है। फिर कहता है जो हमारे पास 15 ओहम्स वाला, सॉरी स्टूडेंट, जो हमारे पास 15 ओहम वाला रेजिस्टेंस था, ये वाला कहता है उसके क्रॉस, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेजेस जा रहे थे वो 60 वोल्ट जा रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो कितना अमाउंट ऑफ करंट पास होगा 7 वाले रेजिस्टेंस में से? वेरी इजी एंड सिंपल स्टूडेंट, बस एक चीज अगर आपको इसमें समझ आ गई तो बात ही खत्म। देखो मैं पहले भी पिछले जब करा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तब भी मैंने बताया था, अभी क्योंकि ये हमारे पास सीरीज में लगा हुआ है, और सीरीज में जब भी हम कैपेसिटर या किसी चीज को भी लगा रहे हैं, रेजिस्टेंस को लगा रहे हैं, तो चार्जेस को जाने के लिए एक ही रास्ता है। देखो चार्जेस कहां से जाएंगे, बस यहां से ही ऐसे करके जाएंगे और फिर यहां से वापस यहां आ रहे हैं। तो चार्जेस जाने का जब रास्ता एक है, तो इसका मतलब ये होगा जो अमाउंट ऑफ चार्जेस होंगे हमारे पास, यानी जो करंट होगा पर यूनिट टाइम, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास सेम रहेगा। जितना यहां से जाएगा करंट उतना ही यहां से जाएगा। तो उसने यहां की तो हमें वैल्यू दे दी, तो यहीं से मैं इजीली निकाल सकता हूं कि यहां पे भी उतने ही करंट गुजरेगा। तो सिंपल हमारे पास स्टूडेंट ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। हमारे पास V बराबर होता है किसके, IR के, यहाँ पे स्टूडेंट डन। ओके, हमने क्या बताना है, I करंट बताना है। V इधर ही रहा, R नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट V की क्या वैल्यू है यहाँ पे, अगर मैं करंट कौन सा निकालूं, इसमें से निकालूं, ये I1 ले लो इसको, ठीक है, और इसको I2 ले लो। लेकिन I1 और I2 दोनों किसके बराबर होंगे स्टूडेंट, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ I1 I2 बराबर है I के, क्योंकि एक ही रास्ता है। तो अगर एक भी निकाल लूंगा मैं, तो इसका मतलब है मेरे पास I2 आ जाएगा। तो सिंपल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेजेस 1 में से जो जा रहा था और रेजिस्टेंस 1 में से जो जा रहा था, वोल्टेजेस कितने जा रहे हैं स्टूडेंट, 60 जा रहे थे। डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, रेजिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, यहाँ पे 15 थी, और हमारे पास करंट I आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड करा देते हैं, और हमारे पास कितना आ जाएगा ये स्टूडेंट, 4 आ जाएगा, 1 2 यस 3 के 4 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे करंट I जो 1 होगा वो 4 होगा, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। तो 4 एम्पेयर का करंट क्या हो रहा है, यहां से गुजरा है, तो क्योंकि सीरीज में लगा तो I2 भी इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो हमें यहां चाहिए था वो भी कितना है, वो भी इतना ही होगा, 4 एम्पेयर का करंट ही होगा, क्योंकि I1 बराबर I2 के और I2 बराबर है I के, ठीक है। तो यही हमारा न्यूमेरिकल था, ये सबसे इजी था। अब हम देखते हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 5 को। स्टूडेंट अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5, और बाकी न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें वो ये कह रहा है You are given 3 resistors of 5 किलो ओम, 10 किलो ओम एंड 15 किलो ओम। तो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, रुकावटें हैं, एक 5, एक 10 और एक 15 की, ठीक हो गया। और हमसे वो ये कह रहा है, यू आर आस्क्ड टू कनेक्ट देम इन डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस यू कैन ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग देम टुगेदर, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि इन 3 रेजिस्टेंस को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा रुकावट हासिल कर सकते हैं, इनको किस कॉम्बिनेशन में लगाया जाए तो हम ज्यादा पॉसिबल रुकावट हासिल कर सकते हैं, रेजिस्टेंस हासिल कर सकते हैं। और कम से कम अगर मैं चाह रहा हूं कि सर्किट के अंदर रुकावट कम हो और फ्लो ऑफ चार्ज हमारे पास इजीली ज्यादा हो रहा हो, तो फिर हम क्या करेंगे, इज इट क्लियर? तब हमने ये करना है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस आती है, ज्यादा रुकावट तब होता है जब हम एक रेजिस्टर के बाद दूसरा लगाए, दूसरे के बाद तीसरा लगाए। उन्होंने यहाँ वोल्टेज सोर्स का कुछ नहीं पूछा, बस वो ये कह रहे हैं कि कब हमारे पास जो है मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगी। तो स्टूडेंट आर मैक्सिमम हमारे पास तब आएगा जब हम क्या करें, सीरीज में लगाए, और वैल्यू ग्रेटर तब कब आती है, जब हम एक में दूसरे को ऐड कर रहे हो। लाइक R1 में ऐड करूंगा मैं R2 को, और R2 में ऐड करूंगा R3 में। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस कम होती है। तब ही जब मैंने लेक्चर समझाया था, याद है आपको, तो हमारे पास जो बल्ब थे वो ज्यादा रोशन हो रहे थे। वो रोशन इसलिए ज्यादा हो रहे थे क्योंकि उसमें रुकावट कम हो गई थी और बल्ब ज्यादा रोशन हो रहे थे। और जब मैंने बल्ब को सीरीज में लगाया
लगाया था सेम ही वोल्टेज के साथ, तो तब बल्ब धीमे हो गए थे। उसकी वजह ये थी कि सर्किट में रुकावट ज्यादा हो गई थी। इज इट क्लियर? ओके। तो जब हम इसमें देखते हैं तो रुकावट कम होता है, और अगर रुकावट कम लाना हो तो चीज कम कैसे आती है? यस, डिवाइड करके आती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली किस तरह निकलेगी? 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। तो यूं करके हम क्या कर सकते हैं? अपनी इक्विवेलेंस जो रेजिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे हम तीनों वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसकी फर्स्ट के लिए। तो पहला मेरे पास है 5, और स्टूडेंट किलो का मतलब होता है कि हमारे पास 10 रेज़ टू पावर कितनी है? 3 है। आप डायरेक्ट किलो भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाद में इसको प्रीफिक्स को चेंज कर दो साइंटिफिक उसमें, या भी करना चाहते हो तो अभी कर लो, ये आप पे। तो मैं यहाँ अभी कर देता हूँ 10 रेज़ टू पावर हमारी किलो में 3 होती है, प्लस फिर 10, ये वाला 10, और फिर किलो की जगह स्टूडेंट क्या आ जाएगा? 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस, और फिर R3 अगेन हमारे पास 15, और क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। स्टूडेंट इस सब में कॉमन क्या आ रहा है? यही किलो जो था कॉमन था, इसको बाहर ले आओ, हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 3 बाहर आ जाएगा। क्लियर? अंदर क्या आ जाएगा? 5 प्लस 10 प्लस 15। तो इन तीनों को जब हम सम ले लेंगे तो 15 ये हो जाएगा, 15 ये 30 हो जाएगा, और 30 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास किसके साथ? 10 रेज़ टू पावर 3। और 10 रेज़ टू पावर 3 को हम क्या कर सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, दोबारा किलो भी लिख सकते हैं। तो 30 और 7 किलो ओम्स। तो मेरे पास मैक्सिमम देखो रेजिस्टेंस आ गई, यानी कि अब रुकावट ज्यादा होगी अगर यहाँ जो भी लोड लगाए होंगे हमने वो कम धीमे चल रहे होंगे या धीमे आहिस्ता चल रहे होंगे। अब इसमें देखना स्टूडेंट, हमारे पास जो आर की वैल्यू आएगी वो कम आएगी, कम होने की वजह से ही बल्ब ज्यादा रोशन होंगे। ठीक है, तो सिंपल इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट हम निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो 1 डिवाइडेड बाय अगेन R1 है हमारे पास वही वाला 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय दोबारा से यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल का ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है। मेन पर्पस इसका सिर्फ यही है कि आप जो इसके बाद नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल करो तो उसकी आपको अच्छे से समझ आए। इस न्यूमेरिकल को उन्होंने सिर्फ इस पर्पस के लिए यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ रही हो कि रेजिस्टेंस जो है इसमें हमारे पास कम होती है और इसमें ज्यादा होती है। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल डाला, वरना ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम यहाँ पे इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। अगेन इन सब में से अगर मैं कॉमन देखूं तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 3 कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, और अंदर क्या रह जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। क्लियर? ओके स्टूडेंट, बाकी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इस साइड पे जगह कम है। ओके तो हम तीनों का क्या ले लेंगे? यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका एलसीएम आएगा आई थिंक 30 आएगा, मैं यहाँ पे करके देख लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे 5 है, 10 है, और फिर हमारे पास क्या है? 15 है। तो हम यहाँ पे कर लेते 2 5 टाइम, ओके 5 15, ओके फिर हमारे पास 3 5 टाइम हो जाएगा 5 5 5 3 15 और 50 यस 30 हमारे पास इसका क्या होगा टोटल, इसके अंदर एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ मैं इसको कर देता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 3 और ये अंदर डिवाइड हो रहा है, नीचे क्या आ गया 30। क्लियर स्टूडेंट? ओके 5 का टेबल हमने इतना टाइम पढ़ना है कि 30 आ जाए 5 6 टाइम, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ 6 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 10 2 टाइम 3 टाइम 30 होता है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 15 2 टाइम 30 होता है, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबको हम प्लस कर देते हैं तो 6 और 3 हमारे पास 9 हो जाएंगे, 9 प्लस 2 हमारे पास 11 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ओवरऑल आ जाएगा ऊपर 11 आ जाएगा और नीचे 30 इस चीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 30 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंस निकालने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लो या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर इक्विवेलेंट की हमने क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। इज इट क्लियर? ओके, तो हम इसको उल्टा देते, रेसिप्रोकल ले लेते, ये ऊपर हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा। क्लियर? ओके, इसी तरह ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, 30 ऊपर हो गया मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 और नीचे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, अब 30 को और हम 11 को आपस में क्या कर देते, डिवाइड कर देते और फिर जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको उसके साथ लिख देते। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 30 डिवाइड हो रहा है 11 के साथ। तो स्टूडेंट मेरे पास इन दो को डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.72 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। 10 रेज़ टू पावर 3 को हम क्या कर सकते हैं, किलो भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट किलो लिख दूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, किलो
ओहम्स। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितनी आ गई मेरे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मेरे पास आ गई वो कितनी आ गई 2.72। अब खुद देख लो यहाँ पे 2.72 और यहाँ पे 30 किलो ओहम्स है, मीन इतनी ज्यादा रुकावट बन जाती है यहाँ पर। तभी तो जब मैंने प्रैक्टिकल करवा रहा था, जब मैं आपको दिखा रहा था तो बल्ब बहुत स्लो जल रहे थे, क्यों? क्योंकि रुकावट बहुत ज्यादा हो जाती है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे इसके आगे 30 के आगे बहुत ही कम है, तभी जब हम यूं बल्ब्स को लगवाते हैं तो वो काफी क्या होते, काफी तेज चल रहे होते हैं। और अगेन जो हमारे पास घर में जो वायरिंग हुई होती है स्टूडेंट, वो सब की सब कैसे लगाई होती है, हमने पैरेलल में लगाई होती है ताकि जो बल्ब हो वो ज्यादा रोशन हो, जिस चीज को भी हमने लोड को चलाना हो वो इजीली चल सके। हम कभी भी घर में इस तरह सीरीज का कनेक्शन नहीं करते। अगर हम सीरीज का कनेक्शन करेंगे तो हमारे एक चीज भी मुश्किल से क्या होगी, चलेगी। इज इट क्लियर? क्योंकि वहां पे हमारे पास रुकावट ज्यादा हो जाएगी। #पीस आउट। बाकी जो न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज।